हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो है 23 जनवरी 2023 का है, जो कि फर्स्ट पेपर है। इसमें आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप लोगों के पास समय भी बहुत कम है, इसीलिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस देख ले, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट बहुत ही नज़दीक है। तो आप लोग यदि नए हैं चैनल पे तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बहुत सारे वीडियो डाला गया, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जा कर के ईवीएस, सीडीपी और मैथ्स का है, उसके बाद हिंदी का भी है, संस्कृत का भी है, और एक दो पेपर आपका जो एसएसटी का भी कराया गया। तो आप लोग देख सकते हैं और आप लोगों को अंदाज़ा भी आ जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और प्रासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास डैश क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। तो आपको बताना है कि जैसे बौद्धिक क्षमताएं के अंतर्गत जैसे कल्पना होता है, समालोचनात्मक चिंतन होता है, प्रासंज्ञान की चर्चा होती है, ये सारे चीज़ों का विकास जो होता है किन के अंतर्गत होता है, सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत या शारीरिक या नैतिक या संज्ञानात्मक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत इस तरह की विकासें देखी जाती है। तो जैसे कि संज्ञानात्मक से तात्पर्य आपका हो जाता है कि सोच, तर्क, समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमताओं का वृद्धि और विकास से है। तो ये सारे चीज़ें आपका जो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद है बाल विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी गया था, पिछले बार बहुत ज़्यादा रिपीट भी हुआ था। अगर आप लोग बहुत सारे सेट प्रैक्टिस किए होंगे तो जैसे एग्जाम प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिला होगा। तो विकास जो है बच्चों में जो लगभग जो है शिशु की अवस्था में जो होती है, वो बच्चों में विकास सिर से पैर की तरह भी होता है, जिसे कि क्या कहा जाता है, शीर्षगामी सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। तो शीर्षगामी सिद्धांत में क्या होता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है ना, बच्चा मतलब कि शिशु अवस्था में देखा जाता है कि बच्चा सबसे पहले अपने पीठ के सहारे से पेट की ओर मुड़ना सीखता है, फिर वह रेंगता है, उसके बाद चलना सीखता है। यानी कि एक तरह से सिर से पैर की तरफ बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। तो सबसे पहले सिर के तरफ होता है, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे का विकास जो है शिशु अवस्था में वह किधर होता है, तो पैर की तरफ होता है। उसे ही शीर्षगामी सिद्धांत कहा जाता है। तो सिर से पैर की तरफ विकास तो शीर्षगामी विकास सिद्धांत के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि समाजीकरण का सिद्धांत मतलब कि जो बच्चों में सबसे पहले समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले बच्चे जो है अपने सांस्कृतिक मापदंडों, बहुत सारे चीज़ उसके अंदर संवेगों को सीखता है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है। ये सारे चीज़ें बच्चे सबसे पहले सीखते कहाँ हैं, तो सबसे पहले बच्चे अपने परिवार से सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से सीखते हैं। तो वही उसका समाजीकरण का पहला संस्था हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो पहला जो यानी कि समाजीकरण की संस्था होती है परिवार, यानी कि माता पिता भी बोल सकते हैं या आपका आस पड़ोस हो सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी जो आपका समाजीकरण का जो संस्था होता है वो आपका विद्यालय हो जाता है। फिर उसके बाद विद्यालय में सीखता है, उसके बाद फिर बच्चे फिर बड़े होने लगते हैं, तो बच्चे फिर जो है मीडिया विज्ञापन के जरिए भी उसका समाजीकरण बच्चों का होता है। तो यहाँ पे पहला पूछा जा रहा है, इसीलिए आपका परिवार और आस पड़ोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला है आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज़्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य करते हैं। मतलब कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो उसके अनुसार आपको बताना हो कि कौन सी चरण, उन्होंने जो है 4 चरण बताया। पहले होता है आपका संवेदी गमक 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 साल के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक इसके अंदर 11 साल से प्लस के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। तो बच्चे जो है संरक्षण के सिद्धांत मतलब कि छोटे बड़े चीज़ों में जो है, जैसे इस गिलास में पानी है तो इससे कोई लंबा गिलास रहता है, तो उसमें बच्चे जो है फ़र्क करना सीख जाते हैं कि पानी आखिर किस में ज़्यादा होगा। एक आपके पास जो चौड़ा गिलास कुछ इस प्रकार रहता है, एक लंबा गिलास रहता है, तो उसमें बच्चे जो फ़र्क करना मतलब कि सीख जाते हैं बच्चे। उसके बाद जो है फिर
जैसे पहले छोटे चीज़ों को लगाना, उसके बाद बड़े चीज़ों के, उसके बाद उससे बड़े, उसके बाद उससे बड़े, इस तरह से लगाने में मतलब सजाने का एक तरह से बच्चे में गुण भी डेवलप हो जाता है। तो इन सारे चीज़ों की क्रियाएं जो है बच्चे कौन सी अवस्था में करना चालू कर देता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। हालांकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है शुरू करते, बट उसमें जो इन सारे चीज़ों से बच्चे अनभिज्ञ होते, ये सारे चीज़ें बच्चे नहीं कर पाते हैं। बट जब बच्चा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है तो इस प्रकार की सारी क्रियाएं बच्चे जो है क्या करते हैं, आसानी से कर पाते हैं। तो संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इजली करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं। तो आपको बताना है कि जीन पियाजे का सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत, उसके अनुसार जो संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, संतुलीकरण द्वारा बच्चे में क्या होता है, संज्ञानात्मक चिंतन में क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। तो इनमें क्या होता है कि बच्चे में जो मौजूदा ज्ञान होता है और नई ज्ञान के बीच बच्चे क्या करते हैं, एक अच्छा से संतुलन बना लेता है, वही होता है क्या, संतुलीकरण। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव तो किस में होता है, संतुलीकरण में। तो बच्चे के पास पहले से जो ज्ञान होता है, फिर बच्चे जो नए ज्ञान को मतलब कि आत्मसात करते, उन दोनों के बीच क्या करता है, बैलेंस करना सीखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता से ढूंढा जा सकता है। तो ये जो लेव वागोत्स्की साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारे दूसरों से होने वाली पारस्परिकता से ढूंढा जा सकता है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 लेव वागोत्स्की साहब हो जाएंगे। उसके बाद है, लेव वागोत्स्की ने निम्न में से किसे अधिगम में सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी ये क्वेश्चन हुआ है कि लेव वागोत्स्की ने सबसे ज़्यादा जो अपने अधिगम में सबसे अधिक किसको महत्व दिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सांस्कृतिक उपकरणों को। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सांस्कृतिक यानी कि सामाजिक। उसका जो है लेव वागोत्स्की साहब का जो सिद्धांत है आपका जो है सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक का सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो उन्होंने सांस्कृतिक उपकरणों को ही सबसे ज़्यादा महत्व माना है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है आपका। उसके बाद अगला है, लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते हैं, जैसे को तैसे तर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग साहब आपका जो है नैतिकता का सिद्धांत दिया। हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछे कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉरेंस कोहेलबर्ग। तो उनके द्वारा जो दिया गया जो आपका मतलब कि नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो टोटल 6 है, बट उन्होंने 3 चरणों में मुख्य रूप से उनको बांटा है। तो बच्चे किस चरण में स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते हैं और जैसा का तैसा। बच्चे में देखिएगा कि इस तरह का स्वभाव उसके प्रकृति होता है कि यदि बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया जाए तो फिर वह बच्चे भी जो मारता है फिर उसको वह तुरंत मार देता है। बच्चे यदि गाली देगा दूसरे बच्चे को तो फिर वह बच्चे भी तुरंत उसे गाली दे देता है। मतलब कि जैसे का तैसा उस समय इस तरह का नैतिकता बच्चे में पाया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यीकरण। मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का बच्चे में जो है जैसे का तैसे गुण जो पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है आपका, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है। एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को जो है किस लिए प्रेरित किया जाता है, अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, बाह्य पुरस्कार द्वारा। तो ये तो बाह्य पुरस्कार पाने के लिए तो गलत ही हो जाएगा। निष्क्रिय वर्ड ये भी निगेटिव है, गलत ही हो जाएगा। रटना ये भी निगेटिव है, गलत ही हो जाएगा। तो बच्चे संरचनावादी कक्ष में बच्चे को प्रेरित किया जाता है कि अन्वेषण द्वारा सीखे, रिसर्च के माध्यम से बच्चे सीखे, करके सीखे। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए बच्चे को क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक्य क्या दर्शाता है। तो जीन पियाजे ने माना है कि बच्चे में जो निजी वाक्य होता है, खुद का जो वाक्य होता है, वह जो उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता को दिखाता है। जीन पियाजे ने ऐसा माना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं।
तो समकालीन सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते या बुद्धि क्या है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है एक दिशाई सामान्य क्षमता, सेकेंड है बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम होते हैं या आयाम है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा कि बुद्धि जो है बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम होते हैं। तो हालांकि पहले बुद्धि के बारे में ऐसा माना जाता है कि बुद्धि एक ही है, बट हार्वर्ड गार्डनर साहब जब बहुबुद्धि विकास का सिद्धांत दिया तो उसके बाद पता चला कि बुद्धि जो है विभिन्न प्रकार की होती है, बुद्धि के विभिन्न आयाम होते हैं। तो जैसे कि आप लोग के एक हीरो में देखे होंगे, एक्टर एक्ट्रेस में, उसमें भी एक अलग प्रकार का शारीरिक बुद्धि पाया जाता है। गायक को देखे होंगे, कवि को देखे होंगे, नेता को देखे होंगे, उसमें बोलने की एक अलग ही मतलब की कलाएँ होती है। वो अपने बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से, आकर्षक ढंग से रखते हैं। तो उसके पास भी एक जो है अच्छी मतलब की भाषाई बुद्धि पाई जाती है। तो इस तरह से बुद्धि के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती है और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है। कहीं ना कहीं देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने पे आपको क्या लग रहा है, लड़कियां नृत्य में अच्छी कुशल होते हैं, लड़के विज्ञान में। तो कहीं ना कहीं लड़का और लड़की के बीच यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है, यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका क्लियर है, जेंडर रूढ़िवादिता को दिखा रहा है यहाँ पे कि लड़की जो है नृत्य में कुशल होती है और लड़के विज्ञान में कुशल होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। मतलब कि विद्यार्थियों की जो सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम है उससे संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या इम्पोर्टेंट है आपको बताना है। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। बिल्कुल सही जवाब है, बाल केंद्रित वर्ड आपको जहाँ भी दिखे आपका जो है लगभग मतलब कि 90% आपका जो है सही ही हो जाता है। तो वह जो है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन जो बच्चों में किया जाता है तो वह मूल्यांकन जो है आपका जो है अधिगम के दौरान कक्ष में जो किया जाता है वह उसका उद्देश्य क्या है आखिर। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। क्या मूल्यांकन से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होता है। बिल्कुल गलत बात है। विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, ये भी गलत बात है, ये भी उसका उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों के सफल और असफलता में वर्गीकृत करना, ये भी उसका उद्देश्य नहीं है। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों के प्रगति और चुनौतियों को समझाना, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी कि चौथा ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्लियर है कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझाना, ये उसका उद्देश्य है किसका, मूल्यांकन का। उसके बाद मूल्यांकन से दोनों को फ़ायदा होता है, यानी कि जहाँ पर आपका जो शिक्षार्थी को भी फ़ायदा होता है और अध्यापक को ही फ़ायदा होता है कि अध्यापक को यदि वह बच्चे में कमी को यदि जान पाएगा मूल्यांकन के द्वारा तो अध्यापक भी उस चीज़ पे काम करेगा और अच्छे से उसके लिए जो है अधिगम की प्रक्रिया को फिर दोबारा वह कर पाएगा। कहीं ना कहीं दोनों को मूल्यांकन से लाभ मिलता है। उसके बाद कथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन कहता है कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एक अध्यापक का दायित्व बनता है कि बच्चे को हमेशा जो है कक्ष में प्रश्न पूछने के लिए उसे अवसर देना चाहिए, ये सही बात है। उसके बाद तर्क कहता है कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। बिल्कुल सही बात है, यदि बच्चे मतलब कि क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे तो उसके अंतर्गत क्या होगा, उसके अंदर जो है समालोचनात्मक चिंतन का क्या होगा, विकास होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए तर्क भी सही है और आपका जो है कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्लियर है, ए और आर दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है। तो आपको बताना है कि शिक्षा में जो है समावेशन में बाधक के समान कौन कार्य करता है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, बहुसंवेगी उपागम, आधारभूत संरचना सुगम्यता, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो विद्यार्थियों की जो प्रतिस्पर्धा जो होती है यह जो है एक समावेशन में बाधक के समान काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्लियर है। उसके बाद है पठन वैकल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो पठन वैकल्य से जूझते हैं तो उसके संदर्भ में आपको बताना कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आता है। बिल्कुल सही बात है, जो पठन वैकल्य से जूझते हैं जो विद्यार्थी इससे जो ग्रसित होते हैं उससे अक्सर जो है बोध लेख में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। उसके बाद है आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्नलिखित में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण है।
जो आवेगशीलता होती है, ध्यान नहीं देना, लापरवाही बरतनी और किसी भी चीज़ में वो जो है अक्सर जल्दीबाजी में जवाब दे देना, यह चीज़ जो है किस पहचान के लक्षण आपको बताना है। तो ये जो है आपका जो है अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ADHD। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाता है कि बच्चे जो है लापरवाही बरतते हैं, ध्यान नहीं देता, अति सक्रिय हो जाते हैं और आवेगशीलता दिखता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है। किसी भी बच्चों में जो है अधिगम में कठिनाई को पहचानने के लिए व्यापक तरीका क्या है आपको बताना है। तो आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केस अध्ययन। तो इसके द्वारा बच्चों में जो भी अधिगम में कठिनाई है उसको हम लोग पहचान सकते हैं। तो केस अध्ययन के अंतर्गत जो है बहुत सारे बच्चों में जो है इस तरह की कठिनाई को पहचानने का मतलब कि साधन है, जैसे साक्षात्कार हुआ, अवलोकन हुआ, शिक्षक रिपोर्ट हुआ, छात्रों के द्वारा कार्य हुआ, इन सारे के द्वारा हम लोग उसके कठिनाई को क्या करते हैं, पता करते हैं। तो केस अध्ययन ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। उसके बाद बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। तो बच्चे जो है किस प्रकार से इफेक्टिव ढंग से सीखते हैं आपको बताना, जैसे या किसी भी चीज़ को याद करके, रट करके, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, रटना तो नहीं होगा। अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों को पारस्परिकता द्वारा, बिल्कुल सही बात है। बच्चे किस तरह से सीखते हैं, अपने आसपास के जो मतलब कि वास्तविक जीवन, दैनिक जीवन में जो चीज़ों का यूज करते हैं उसके द्वारा जो है पारस्परिक जो है मतलब कि संबंध बना के चीज़ों को क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है। तो आपको बताना है कि विद्यार्थियों में जो है विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आपको बताना है। विद्यार्थियों का द्वारा स्वनिगमन, विद्यार्थियों का योग्यता के प्रति सत्य स्थिर दृष्टिकोण बनाना, अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना, उनके संदर्भ में वियोजित विषय वस्तु का प्रस्तुत करना। तो देखिए विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन जो है ये आपका जो है अधिगम की लगाव को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध पर बल देता है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध पर बल देता है। व्यवहारवाद, अनुकरण अधिगम, प्रतिपादक शिक्षण और सामाजिक संरचनावाद। तो सामाजिक संरचनावाद जो है आपका जो है यह एक ऐसा उपागम है जो विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध पर क्या करते हैं, बल देते हैं। कौन, सामाजिक संरचनावाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कथन और तर्क से रिलेटेड है। एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किया जाए जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों का विकास में मदद मिले। बिल्कुल सही बात है, कथन बिल्कुल सही बोल रहा है। तर्क देखिए क्या कहता है, सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन है। तो ये देखिए यहाँ पे सही नहीं बोला जा रहा है। सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों होना ये नहीं होता है। सार्थक उत्पादन में हमेशा ज्ञान का जो है एक हाई लेवल, लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाता है, तो मतलब कि एक सरल से जटिल की तरफ, बट यहाँ पे बोल रहा है कि ज्यों का त्यों रहता है। तो आपका जो है यहाँ पे जो है तर्क सही है, सॉरी तर्क गलत है और आपका कथन जो है सही है। कथन क्या है, ए आपका जो है बिल्कुल सही है और आपका तर्क जो है आर क्या है, बिल्कुल ही गलत है। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका है त्रुटियाँ क्या है। त्रुटियों के बारे में बताना है कि त्रुटियाँ आखिर क्या है। अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, ये गलत बात है, निभाता है। केवल नकारात्मक लगा हुआ, इस तरह से ये भी गलत होगा। केवल, फिर देखिए तीसरा वाला में भी केवल लगा हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम की कमियों को समझा जा सके, बिल्कुल सही बात है। त्रुटियाँ क्या होता है, त्रुटियाँ जो है जो बच्चे जब करते हैं तो अध्यापक को समझना चाहिए, उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए ताकि अधिगम की कमियों को जो है शिक्षक द्वारा क्या हो, दूर हो सके। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि डैश है।
तो संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान हो गया, स्मृति हो गया और समस्या समाधान इत्यादि, तो क्या है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता है। सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, ये भी नहीं होगा। नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, ये भी नहीं होगा। पर व्यक्ति की भावात्मक स्थिति का क्या होता है, गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए सारे जो है निगेटिव की तरह आपका ऑप्शन दिख रहा है, बट आपका ऑप्शन नंबर 4 एक पॉजिटिव ऑप्शन है कि संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान इत्यादि पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति पर क्या होता है, गहरा असर पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सिखाने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए। मान लीजिए एक अध्यापिका है, उसको विद्यार्थियों को जो वह सिखाती है आखिर क्यों सिखाती है, उसे सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करता है। पहला है दूसरों से ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, मूर्त पुरस्कार जैसे नगद इनाम, ये तो इनाम वाला गलत ही हो जाएगा बिल्कुल। संप्रतियों को समझ बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। संप्रतियों को समझ बढ़ाने के लिए शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक या शिक्षिका बच्चों को अभिप्रेरित करते हैं सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है जो कि विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है। तो यहाँ पे जो अपसारी सोच जो है प्रासंज्ञान, ये जो है बिल्कुल रूप से मतलब कि सकारात्मक रूप से क्या करते हैं, बढ़ाता है किसी भी समस्या समाधान करने के लिए बच्चों को। तो अपसारी सोच और प्रासंज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है। तो अधिगम जो है कक्ष में जो अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सा चीज़ बाधक बनता है। बैठने की अनम्य योजना, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पे सही जा रहा है कि बैठने की अनम्य योजना। जब बच्चे अच्छे से कक्ष में नहीं बैठेंगे तो वह निश्चित रूप से वह अधिगम की प्रक्रिया में बाधक के समान होगा। कभी कभी जो होता है कक्ष बहुत ही बड़ा होता है, पीछे तक आवाज़ नहीं जा पाता है, बच्चे इधर उधर घूमने लगते हैं, बैठते नहीं हैं सही से, तो वह एक तरह से अधिगम प्रक्रिया में बाधक के समान है। तो बैठने की अनम्य योजना ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि अधिगम प्रक्रिया में बाधक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को एक नए संप्रदाय के अधिगम में सहयोग हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों को एक नए संप्रदाय के अधिगम में सहयोग हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो विभिन्न उप संप्रदायों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए, विभिन्न उप संप्रदायों के बीच संबंध को क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन जो है CDP के इसमें जो है कवर किए। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पे नया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।